गुड आफ्टरनून प्यारे विद्यार्थियों। टाइम हो गया है अपनी इंग्लिश की क्लास का। हम पढ़ रहे थे अपनी पोएम बॉयज सॉन्ग। इसको ढंग से समझना है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कल हमने पोएम का ट्रांसलेट किया था और उसके क्वेश्चन समझे थे, स्ट्रेंजर समझा था। और आज हम क्वेश्चन यानी एक कॉमन क्वेश्चन तैयार किया है। आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है कॉमन क्वेश्चन, मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ये एक क्वेश्चन है और इसी में से जो भी प्रश्न आता है आप प्रश्न बना सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न आता है यहां से आप तैयार कर सकते हैं। तो देखो, ये बॉयज सॉन्ग पोएम है और एक यानी थीम से संबंधित क्वेश्चन ही अपने पिछली क्लास में किया था। पिछली पोएम थी हमारी पहली पोएम द नोबल नेचर, उसका भी यही क्वेश्चन किया था और ऐसा ही क्वेश्चन इसका हमने किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें क्लास को, ताकि वो लोग भी फायदा उठा लें। तो पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। क्या है हमारा? डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम ए बॉयज सॉन्ग। ए बॉयज सॉन्ग यानी एक लड़के का गीत। जब ये पोएम है तो पोएम को आपने पढ़ी है, किसके बारे में थी ये पोएम? थोड़ा याद आ रहा है? पिछली क्लास में यानी जो कल ही हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि कवि क्या कह रहा है। कवि ये कह रहा है कि जो पक्षी है उनको स्वतंत्र आकाश में उड़ने दिया जाना चाहिए, जाल नहीं बिछाना चाहिए। यानी मैं पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाता हूं, उनको स्वतंत्र उड़ने देता हूं। वो पक्षी सारे मेरे लगते हैं, मुझे मेरे प्रतीत होने का वजह क्या है कि अगर आपने मान लो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसने पिंजरे में एक तोता बंद कर लिया तो उस व्यक्ति का तो वो केवल एक ही तोता हो, एक ही पक्षी हुआ। परंतु पक्षी सारे आकाश में खुले उड़ रहे हैं और हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं ये सारे पक्षी हमारे, यानी प्रकृति के अंदर जो कुछ भी वो हमारा है। ठीक है, तो सारे पक्षी हमारे हैं। तो ये हमारा दायरा क्या असीमित है। समझ रहे हो आप इस बात को? फिर आगे वो क्या कहता है कि मैं उनको खुले उड़ने देता हूं तो ये मेरे प्रतीत होते हैं, ये मेरे लगते हैं। और उसके बाद दो एग्जाम्पल लेता है, एक तो ब्लूटिट और एक लेता है ईगल का, यानी गरुड़ पक्षी मान लो, एक तरीके से बाज मान लो, और एक ब्लूटिट यानी गगरा या राम गगरा जो आपकी चिड़िया है छोटी सी। दो उदाहरण लेता है। चिड़िया तो एक स्लो यानी एक झाड़ी के ऊपर बैठी हुई है, जंगली आलूचा जो झाड़ी है उसके ऊपर बैठी हुई है। और ईगल यानी वह आकाश में उड़ रहा है और उसके बाद वो आते जाते रहते हैं और कवि को आनंद मिलता रहता है। आगे क्या कहा गया इस पोएम में? आगे ये कहा गया है कि ऐसा लगता है कि मैं बाज यानी ईगल के पंखों पर सवार होकर आकाश की तरफ यानी सूर्य की तरफ जा रहा हूं और जो ब्लूटिट नाम की जो चिड़िया है वो मेरे हृदय में गीत गाती रहती है। मतलब इस प्रकार से आनंद कवि को मिलता है। ये आनंद पक्षियों से हमें भी मिलना चाहिए, पक्षी हो पशु हो, इनसे यानी इनके प्रति प्रेम भाव दिखाना चाहिए। तो ये बात इस पोएम में थी। कौन सी पोएम में? ए बॉयज सॉन्ग पोएम में। अब आपके क्वेश्चन भी आते हैं। देखो, स्टेंजा तो आता है 4 नंबर का और उस 4 में यानी 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं। परंतु आपकी इन पोएमों से 3 क्वेश्चन भी आते हैं, यानी 4 आते हैं और करने कितने आपको? 2 करने हैं। कितने करने? 2 करने हैं। सॉरी, 4 आते 3 करने अपने आप। टोटल 10 नंबर का भाग है ये पोएम वाला। तो कल जो स्टेंजा समझा वो तो 4 नंबर का है और आज हम जिस क्वेश्चन को समझ रहे हैं ये क्वेश्चन 3 आते हैं। इसी एक पोएम से नहीं, आपकी जो 5 पोएम है 5 में से किसी 3 में से किसी 4 में से क्वेश्चन आ जाते हैं 4 और आपको करने कितने होते हैं? 3 करने होते हैं। और ये 2-2 नंबर के हैं, 30-40 शब्द यानी 3 या 4 लाइनें। कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन है। अब आपको इन क्वेश्चनों को सही ढंग से समझना है तो आप जो ये आपके बोर्ड पर 7-8 लाइनें लिखी हुई है, 4, 2, 6 तो पूरी लाइन है और 2 आधी आधी, यानी 7-8 लाइन मुश्किल से है।
अगर आपने इन 8 लाइनों को ढंग से पढ़ लिया तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस पोएम से यानी ये बॉयज सॉन्ग पोएम से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम ए बॉयज सॉन्ग, यानी ये बॉयज सॉन्ग नाम की जो पोएम है उसकी थीम बतानी है आपको, विषय वस्तु बतानी है। क्या बतानी है? विषय वस्तु बतानी है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, ऐसा प्रश्न एक बार आपसे पूछा जा चुका है, कौन से 2019 में। ये देखो 6 नंबर क्वेश्चन मैंने यह लिखा है कि कुछ एक क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पोएम से ये क्वेश्चन बन सकते हैं और उत्तर केवल एक ही है, उत्तर केवल एक ही है। इसमें से ही 3 या 4 लाइन छांट दो, कोई भी 8 लाइनें, 7 या 8 लाइनें ये, इसमें से 4 लाइनें छांट के वो थोड़ा विवेक से, दिमाग से, अगर आप पोएम को पिछली क्लास आपने ढंग से पढ़ी है और प्रश्न आप ढंग से पढ़ लोगे तो उत्तर भी आप ढंग से दे सकते हैं, ये मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तो जो मैं आप बात कर रहा हूं, प्रश्न नंबर 6, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ए बॉयज सॉन्ग, यानी व्हाट मतलब क्या, द थीम विषय वस्तु है, ऑफ द पोएम कविता ए बॉयज सॉन्ग, यानी ए बॉयज सॉन्ग कविता की विषय वस्तु क्या है। और ये प्रश्न डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम, ये तो मैंने वैसे बना के लिखा है क्वेश्चन, और आपकी परीक्षा में यानी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2019 यानी पिछले साल की जो परीक्षा, जब आप 10वीं में थे तो आपके साथ बड़े भाई जो 12वीं क्लास का एग्जाम दे रहे थे तो उनके ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, यानी बॉयज सॉन्ग की थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, उनको उत्तर लिखना था 3 या 4 लाइन में। तो स्टूडेंट्स ये जो आरंभिक 4 लाइनें ये पर्याप्त है, ठीक है ना। विषय वस्तु के लिए 4 लाइनें प्राप्त है। क्या लाइन है इनमें, क्या देखो, शिक्षाप्रद है ना, ये हमें मोटिवेट करती है। मोटिवेट किस लिए करती है कि हमें पक्षियों को जाल में नहीं बांधना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र आकाश में उड़ने देना चाहिए, यही तो बात कही जा रही है। अब देखो पढ़ते हैं कि दिस इज एन एजुकेटिव पोएम, एजुकेटिव तो शिक्षाप्रद, यानी ये जो आपकी कविता है वो शिक्षाप्रद है। इट मोटिवेट्स अस, मोटिवेट माने क्या होता है, प्रेरित करना, ये हमें प्रेरित करती है। दैट की वी शुड नॉट सेट स्नेयर फॉर ए बर्ड्स, हमें पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाना चाहिए। सेट माने बिछाना और स्नेयर माने क्या होता है, जाल। सेट माने बिछाना और स्नेयर माने जाल, यानी हमें पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाना चाहिए, ये बात की गई है इस पंक्ति में। क्या कहा गया है कि यह एक शिक्षाप्रद कविता है और यह हमें प्रेरित करती है कि हमें पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाने चाहिए। आगे देखो, वी शुड लीव द बर्ड्स फ्लाई फ्री इन द स्काई, क्या कहा गया है कि वी हमें शुड लीव, लीव माने होता छोड़ देना, छोड़ देना चाहिए, द बर्ड्स पक्षियों को फ्लाई उड़ने के लिए, फ्री स्वतंत्र रूप से, इन द स्काई आकाश में, यानी हमें पक्षियों को स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने देना चाहिए। आगे देखो क्या कहा गया है, वी शुड नॉट कीप द बर्ड्स इन केज, क्या कहा गया कि वी हमें, शुड नॉट नहीं चाहिए, कीप माने होता है रखना, कीप माने क्या होता है, रखना, द बर्ड्स पक्षियों को, इन केज यानी पिंजरे में, हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए, यानी बंद करके नहीं रखना चाहिए, उनको खुले उड़ने देना चाहिए। केज माने क्या होता है, पिंजरा, और ये हो गए पिंजरे, यानी हमें पक्षियों को पिंजरों में नहीं रखना चाहिए। अगली लाइन देखो, वी शुड फील डिलाइट टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली, वी हमें शुड चाहिए, फील महसूस करना चाहिए, क्या, डिलाइट आनंद, डिलाइट याद न रहे तो एंजॉय लिख दो, आनंद, यानी वी शुड फील डिलाइट, हमें आनंद महसूस करना चाहिए, टू सी देखकर, द बर्ड्स पक्षियों को फ्लाइंग फ्रीली, यानी पक्षियों को स्वतंत्र रूप से, फ्रीली यहां पर एडवर्ब है क्रिया विशेषण, यानी स्वतंत्र रूप से, फ्लाइंग उड़ते हुए, पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए देखकर हमें आनंद महसूस करना चाहिए। कभी क्या कह रहा है
कि पक्षियों को मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ते हुए देखकर हमें आनंद आना चाहिए, हमें आनंद महसूस करना चाहिए। तो यही बात की गई है कि वी शुड फील, फील माने होता है महसूस करना, डिलाइट माने होता है आनंद, टू सी देखकर द बर्ड्स, पक्षियों को फ्लाई उड़ते हुए फ्रीली स्वतंत्र रूप से, यानी हमें पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए देखकर आनंद महसूस करना चाहिए। आगे क्या कहा गया है? इन द पोएम, कविता में द पोएट कवि मेंशंस टू बर्ड्स, कविता में कवि दो पक्षियों का वर्णन करता है, एक तो ब्लूटिट है और दूसरे आपका ईगल। इतना लिख दोगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर है, परंतु मैंने थोड़ा सा और बनाया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आए तो आपके कोई दिक्कत ना हो। तो क्या है कि इन द पोएम, इस कविता में द पोएट मेंशन, कवि वर्णन करता है। मेंशन माने क्या होता है? वर्णन करना। मेंशन माने वर्णन करना। टू बर्ड्स, दो पक्षियों का। अब वो पक्षी कौन सा? एक तो है ब्लूटिट, यानी एक नंबर पक्षी है ब्लूटिट। ब्लूटिट मतलब आपकी छोटी सी वो चिड़िया जिसे रामगगरा के नाम से आप भारत में जानते हैं कि ब्लूटिट विच इज सिटिंग, जो बैठी हुई है ऑन द स्लो, स्लो मतलब झाड़ी, यानी उस जंगली आलूचा नामक झाड़ी के ऊपर ब्लूटिट बैठी हुई है। एक तो ये, और दूसरा ईगल, यानी दूसरा पक्षी आपका ईगल है, विच इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, विच जो इज फ्लाइंग उड़ रहा है हाई ऊंचाई पर, इन द स्काई आकाश में, यानी दूसरा है आपका ईगल पक्षी, बाज पक्षी जो आकाश में ऊंचे उड़ रहा है। इन दो पक्षियों का वर्णन है कवि ने अपनी कविता ए बॉयज सॉन्ग के अंदर कर रखा है। तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो भी आपको दो में से दो नंबर मिल जाएंगे। इतना ही लिखना, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। मैंने तो इतना बड़ा इसलिए लिखा है ताकि आप इतना सा याद कर लो तो आपके पोएम के सारे क्वेश्चन तैयार हो जाए। ठीक है, अब देखो इसमें आगे क्या कहा गया है। द पोएट सेज ही डज नॉट सेट स्नेयर टू कैच बर्ड्स। द पोएट सेज, कवि कहता है कि ही डज नॉट सेट स्नेयर, वह जाल नहीं बिछाता, टू कैच बर्ड्स, पक्षियों को पकड़ने के लिए, यानी टू कैच होता पकड़ना या पकड़ने के लिए, इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है? इन्फिनिटिव है। तो पक्षियों को पकड़ने के लिए ही लीव्स देम फ्लाइंग फ्री इन द स्काई, ई वह लिव छोड़ देता है देव उन्हें, किन्हें? पक्षियों को, फ्लाइंग उड़ने के लिए, फ्री स्वतंत्र रूप से, इन द स्काई आकाश में, यानी वह पक्षियों को स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने के लिए छोड़ देता। वह कौन है? कवि। किसको? पक्षियों को। आगे देखो इसमें क्या कहा गया है। सो इसलिए ऑल दी बर्ड्स इन द स्काई बिलोंग टू हिम, यानी ऑल द बर्ड्स, सारे पक्षी, इन द स्काई आकाश के, आकाश में उड़ने वाले सारे पक्षी, बिलोंग प्रतीत होते हैं टू हिम, उसके खुद के। किसके? कवि के। तो कवि क्या कहता है कि इसलिए आकाश में उड़ने वाले सारे पक्षी मेरे प्रतीत होते हैं, क्योंकि मैं उनके लिए जाल नहीं बिछाता और उनको मुक्त रूप से उड़ने देता हूं। आगे देखो, the poet says that sitting on the eagle's wing I am flying high in the sky। कवि कहता है कि सिटिंग, बैठकर, ऑन द ईगल्स विंग, विंग माने क्या होता है? पंख। विंग माने पंख होता है भाई, पंख। ठीक है ना, कि बाज के पंखों पर बैठकर, सिटिंग मतलब बैठकर, बाज के पंखों, यहां पर ये आपका पार्टिसिपल आया है टेंस, यानी टेंस का वाक्य नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो स्टूडेंट्स, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ने के लिए आपको अपनी ये जो क्लास आप पढ़ रहे हैं इसके YouTube चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट देखनी होगी, और प्लेलिस्ट के अंदर ग्रामर की बहुत सारी क्लासें लगाई हुई है। अब से पहले मैंने 40 क्लास लगा दी है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो आप 11वीं में पढ़ के आए ना 5-7 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर, 5-7 या 10 दिनों के अंदर पढ़ के आए ना, उसकी मैंने 40 क्लास लगा दी है, और अभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आधा ही नहीं आया है। तो वहां पर आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में ये चीज मिल जाएगी। ये आपका क्या है? पार्टिसिपल है। क्या है ये? पार्टिसिपल। चलो छोड़ते इस बात को। कवि कहता है कि ईगल के पंखों पर बैठकर आई एम फ्लाइंग, मैं उड़ रहा हूं, हाई ऊंचा, इन द स्काई आकाश में। कवि कह रहा है
कि मैं बाज के पंखों पर बैठकर ऊंचे आकाश की तरफ उड़ रहा हूं। एंड और ऑल डे, सारा दिन ते समाल बलूटिट, वो छोटी सी चिड़िया सिंग्स, गीत गाती है, इन द पोइट्स हार्ट, पोइट्स हार्ट, यानी कवि के हृदय में। तो कवि कहता है कि मैं सारा दिन, यानी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाज के पंखों पर बैठकर आकाश की तरफ उड़ता हूं, और वो जो छोटी सी चिड़िया है वो सारा दिन मेरे हृदय के अंदर गीत गाती रहती है। तो ये आपका इतना सा, यानी 4 लाइनें ये पूरी है, 5वीं और 6 ये पूरी है, ये 3 आधी आधी मानो 7 साढ़े 7 लाइन है। और अगर ये आपने तैयार कर ली तो इस पोएम से कैसा भी क्वेश्चन हो आप हल कर सकते हैं। और किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है कि इस प्रश्न का उत्तर हम कितना डालें, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप करके स्पेशल आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ क्या करना है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं और क्वेश्चन, ये तो है थीम से संबंधित, सारा नहीं लिखना है थीम में, आप यहां लिख लो, ये 4 लाइनें लिख लो कि पोएट मेंशन 2 बर्ड्स, एक तो ब्लूटिट हो गई और दूसरा ईगल। इतना करते ही आपका उत्तर आ गया और आपको 2 में से 2 मिलेंगे, यानी आधा नंबर भी नहीं काटा जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, यानी ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर पीछे दिए हुए, ये क्वेश्चन बुक के अंदर दिए हुए और 1-2 क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं। अब देखो क्या है ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कैसे, क्या है ये कि why do all the birds belong to the poet, क्या कहा गया है कि why, क्यों, do all the birds, सारे पक्षी, belong, प्रतीत होते हैं, to the poet, यानी सारे पक्षी कवि के क्यों प्रतीत होते हैं। भाई पर्सन क्या कह रहा है, why do all the birds belong to the poet, सारे पक्षी कवि के क्यों प्रतीत होते हैं। देखो एक तो ये हो गया जो वाई से, और एक हाउ से भी आ सकता है, HOW, हाउ, हाउ का मतलब ये तो क्यों है, और हाउ का मतलब क्या हो जाएगा, कैसे। तो फिर क्या है, हाउ डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, यानी आकाश में उड़ने वाले सारे पक्षी कवि के कैसे प्रतीत होते। अब तो ये तो है क्यों प्रतीत होते, वो हो जाएगा कैसे प्रतीत होते हैं। तो भाई कैसे प्रतीत होते हैं अभी मैंने बताया, कल पोएम में बताया था, अब फिर यहां बता दिया कि कवि क्या करता है, एक तो पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता, उनको स्वतंत्र आकाश में उड़ने, इतनी बात है उनको स्वतंत्र आकाश में उड़ने देता है, इसलिए वो सारे पक्षी उसके पास आते जाते रहते हैं। अब देखो इनमें से आप कौन सी लाइनें यहां लिख सकते हो, देखो ये लिखो आप, इसको ऊपर वाले को छोड़ो, यहां से The poet says, कवि कहता है कि he does not set snare to catch birds, वह पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता। स्नेर माने होता है जाल, आप नेट भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, NET, नेट, नेट माने भी जाल होता है, NET, नेट माने भी जाल होता है, ठीक है ना। तो क्या कहा गया है, देखो यहां से इसका उत्तर हो जाएगा, इतना उत्तर पर्याप्त है। मैंने आपको क्या कहा है, 3 या 4 लाइनों में उत्तर देना है, 3 और या 4, कम 3 से कम मत करना, 4 से ऊपर मत करना। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि कवि कहता है कि वह पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता, he leaves them flying free in the sky, उनको आकाश में उड़ना देता है, so all the birds in the sky belong to him, सारे पक्षी उसके प्रतीत होते हैं। देखो उत्तर तो 2 ही लाइनों में मिल गया है, उत्तर तो आपके इस प्रश्न का 2 भी मिल गया है, परंतु आप ये 2 लाइन, यानी ये 1.5 लाइन और है, ये भी 1.5, ये 1.5, 3, 3.5 लाइन बनती है, हो सकता है आप 4 बना दो, 4 के अंदर काम चल जाएगा, तो ये आपको उत्तर मिल जाएगा किसका, 2 नंबर क्वेश्चन का। तो आपका हल हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर में क्या पूछा गया, अरे भाई प्रश्न पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो आप जब भी परीक्षा में पेपर देने के लिए जाते हैं उससे पहले जो तैयारी करते हैं वो उत्तर की करते हैं, प्रश्न की नहीं करते। अरे भाई प्रश्न भी ढंग से पढ़ा करो, उत्तर तो याद रह जाते हैं लेकिन ये पता नहीं कि ये उत्तर कौन से प्रश्न का है, तब दिक्कत आ जाती है। तो प्रश्न और उत्तर दोनों याद करने, क्योंकि प्रश्न तो एक ही लाइन का है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए इस प्रश्न को, तीसरा प्रश्न, Which birds does the poet mention in the poem, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है,
क्या कहा गया है कि विच, कौन से, बर्ड्स, पक्षी, डज द पोइट, कवि, मेंशन, वर्णन करता है, इन द पोइम, कविता में, कवि कविता में कौन से पक्षियों का वर्णन करता है। तो आपके दिमाग में आ रहा है, एक तो पक्षी है ब्लू टिट नाम की चिड़िया, और दूसरा ईगल यानी आपका बाज है। अब केवल ईगल और ब्लू टिट दो शब्द लिखने से तो आपको कोई 2 नंबर नहीं देने वाला, तो आपको प्रश्न का उत्तर तैयार करना है। तो देखो इस प्रकार से, अब देखो आपको कहां जाना है मैं बताता हूं। यहां देखो, यहां से कि इन द पोइम, कविता में, द पोइट, कवि, मेंशन 2 बर्ड्स, 2 पक्षियों का वर्णन करता है। ब्लू टिट, ब्लू टिट कहां बैठी हुई है, स्लो नाम की झाड़ी पर, यानी विच इज सिटिंग ऑन द स्लो, विच मतलब जो, ब्लू टिट जो स्लो नाम की झाड़ी पर बैठी हुई है। और दूसरा पक्षी आपका है ईगल, बाज, जो उड़ रहा है हाई, ऊंचाई में, इन द स्काई, आकाश में उड़ रहा है। तो ये हो गया ना, तो यहां पर आपका उत्तर तो तैयार हो जाता है, ठीक है ना। परंतु ये 1.5-2 लाइनों का तो नंबर है, उत्तर है ही नहीं, आपको तो लाइनें 3 या 4 लिखनी है। तो आप भाई इनमें से कोई और लाइन लिखोगे तो कौन सी लिखोगे। देखो पक्षियों की बात कर रहा है, ये पर्सन क्या कह रहा है, बर्ड्स, तो आपको पक्षियों के बारे में 2 लाइनें तो ये लिख दी। अब आपका दिमाग काम करता है, तो बताओ इनमें से कौन सी 2 लाइनें या 1 लाइन और लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जो बच्चे मीडियम है या इंटेलिजेंट है उनके तो दिमाग में आ गया, और जो कमजोर बच्चे वो भी देखे इस बात को कि ये लाइन, द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट की सिटिंग ऑन द ईगल स्विंग, यानी बाज के पंखों पर बैठकर, आई एम फ्लाइंग हाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ रहा हूं, एंड ऑल डे द स्मॉल ब्लू टिट सिंग्स इन द पोइट्स हार्ट, और सारा दिन जो ब्लू टिट है वो मेरे हृदय में गीत गाती रहती है। तो 2 लाइनें ये और 2 लाइनें ये लिख दी, तो आपके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर प्रश्न क्या है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे इन द पोएम मीन। अब ये देखो, ये शब्द में नहीं, यहां पर एक्सप्रेशन यानी व्हाट डज द एक्सप्रेशन क्या व्यक्त करता है, सनवर्ड वे इन द पोएम मीन, यानी कविता के अंदर जो सनवर्ड वे शब्द है वो क्या व्यक्त करता है, उसका अर्थ क्या है। सनवर्ड वे का मतलब है कि वो कौन, कवि कल्पना कर रहा है, कवि कह रहा है कि मैं बाज के पंखों पर बैठकर सनवर्ड वे यानी सूर्य की ओर उड़ता हूं। अब यहां इसके अर्थ तो कई लिए जा सकते हैं, परंतु हमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। हम इतना मान ले कि ऊंचाइयों को छूना मतलब मैं एक प्रकृति प्रेम कर रहा हूं, और प्रकृति प्रेम कर रहा हूं तो मैं इनको पकड़ नहीं रहा हूं जाल में, और ऐसा लगता है कि मेरा जो काम है वो बहुत ही उच्च श्रेणी का है, उच्च यानी ऊंचा काम है, श्रेष्ठ काम है। और एक तो ये हो गया, और दूसरा कि ऐसा लगता है कि कवि बाज नाम का जो पक्षी है उसके पंखों पर बैठकर सूर्य की तरफ यानी आकाश की तरफ सैर कर रहा है। तो ये हो जाएगा। अब इसका उत्तर क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे। अभी जो नया सिलेबस चेंज अभी हुआ है 3-4 सालों वाला, उसमें तो ये प्रश्न नहीं आया हुआ है, परंतु इससे पहले लगभग 2012-13 के आसपास ये क्वेश्चन आया हुआ है, सनवर्ड वे वाला। तभी ये किताब के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले ये किताब में क्वेश्चन नहीं था, परंतु ये परीक्षा में आ गया, तो अगली बार टेक्स्ट बुक के पीछे दे दिया ये क्वेश्चन। तो आपको इसमें से क्या उत्तर लिखना है। देखो घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल कुछ बात नहीं है घबराने की। आप बस कवि को ही महत्व दो। यहां से जो भी लाइन अच्छी लगती है, एक तो बाज के यानी सनवर्ड वे का मतलब बाज वाली लाइन तो लिखनी है, बाज वाली लाइन तो लिखनी है, और भी कोई अच्छी लाइन। अब इसमें ब्लू टिट की चर्चा नहीं करनी है। देखो एक तो ये आ गया सनवर्ड वे, या फिर मतलब बाज के बारे में कवि क्या कहता है ना, कि व्हाट आर सेइंग अबाउट द ईगल या बर्ड ईगल के बारे में, ईगल पक्षी के बारे में, बाज पक्षी के बारे में कवि क्या कह रहा है। तो वो और वो ये एक ही बात है सनवर्ड वे वाली।
तो अब देखो बाद से संबंधित है बिल्कुल, यानी आप एजुकेटिव पोएम छोड़ दो, इट मोटिवेट्स दैट वी शुड नॉट, हाँ ये ठीक बात है, वहां अपने नहीं आती, यानी दैट पॉइंट यहां से शुरू कर देते हैं इस पर्सन को। The poet says he does not set snare to catch birds, he leaves them flying free in the sky, so all the birds in the sky belong to him। तो दो लाइनें तो ये होगी। अब देखो बात मुख्य किसकी थी, ईगल की थी, है ना। तो आप यहां लिखो इन द पोएम में द पोएट मेंशन द बर्ड। अब देखो यहां तो दो बर्ड लिखे थे क्योंकि इसने दोनों की चर्चा की है, परंतु ये पर्सन तो केवल एक के बारे में, तो आप सीधा ही यानी इन द पोएम द पोएट मेंशन द बर्ड ईगल विच इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, जो आकाश में उड़ रहा है। फिर इससे संबंधित ये मुख्य लाइन है, ये लिखो, ये मुख्य लाइन है, द पोएट सेज दैट सिटिंग ऑन द ईगल्स विंग आई एम फ्लाइंग हाई इन द स्काई। ठीक है, यहां तक स्काई तक। अगली लाइन नहीं लिखनी है क्योंकि अगली लाइन तो ब्लू टिट के बारे में, ठीक है ना। अब देखो इसके अलावा भी कोई लाइन बनती हो तो आप लिख सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आती है कि मैं इसके बारे में, आपके पास बुक है, आपके पास टेक्स्ट बुक है संजीव या एक्सीलेंट जो भी है, उसकी आप हेल्प बिल्कुल ले सकते हैं। तो एक आध लाइन और बना लो, ये 2-3 लाइन हो जाएगी तो भी पर्याप्त है। यानी ये 2-3 लाइन आप लिखोगे, 2-3 या 2.5 लाइन जो भी है, तो आपकी तो 4 लाइन ऑटोमेटिक हो जाएगी और 2 नंबर के काबिल ये पर्सन हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आपको ये दिक्कत आती है तो आप टेक्स्ट बुक से और लाइन उठा सकते हैं, कोई जो भी आपको अच्छी लगती है। ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूं वही सब कुछ है, यानी हर टीचर अलग अलग बताता है। हर टीचर की तो दूर की बात, आप अपनी पुस्तकें देखेंगे जैसे संजीव है या एक्सीलेंट है, उनमें भी अलग अलग होता है। अपने तो यहाँ संजीव एक्सीलेंट चल रहा है, अगर आप अरावली पहाड़ियों की तरफ वाले जिलों में जाएं तो वहां एक अशोका पासबुक के नाम से भी चलता है। तो यानी विभिन्न प्रकार की बुक्स आजकल तो और भी चलने लगी है, या कह सकते हैं डेस्क वर्क वगैरह विभिन्न प्रकार की, संजीव की, राजीव पासबुक, ऐसे बहुत सारे, और सभी के अलग अलग पर्सनों के उत्तर दिए हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसको पढ़ा, पोइम को। आधार पोइम है, उत्तर आप कैसे भी दे सकते हैं बशर्ते आपका उत्तर है उस पोइम के अनुसार हो। पासबुक यानी एक्सीलेंट या संजीव के अनुसार हो तो ही आपको नंबर मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है। आपका उत्तर पर्सन के अनुसार और पोइम के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका अगला प्रश्न हो गया। आगे क्या कहा गया है कि why does the 5 नंबर में why does the poet want to see the birds flying freely, कि why क्यों does the poet कवि want चाहता है to see देखना the birds पक्षियों को flying freely आकाश के अंदर, यानी आकाश के अंदर स्वतंत्र रूप से, या यूं कि आकाश तो नाम नहीं freely, यानी कवि पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने देना क्यों चाहता है, देखना क्यों चाहता है भाई वो, यानी स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए देखना क्यों चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी है। हाँ, प्रकृति प्रेमी वाली लाइन मैंने यहां नहीं लिखी, आप लिख सकते हैं द पोएट इज ए नेचर लवर, या अपने ऐसे लिख सकते हैं द पोएट इज नेचर लवर, ये लिख दो, प्रकृति प्रेमी। ठीक है, द पोएट इज नेचर लव, कवि क्या है, प्रकृति प्रेमी है। इतना सा याद करने भाई, द पोएट इज नेचर लव, प्रकृति प्रेमी है। अब अपनी यही लाइनें वापस लिख दो। The poet says he does not set snare to catch birds, he leaves them flying free in the sky, so all the birds in the sky belong to him। और उसे आनंद मिलता है। आनंद वाली बात देखो यहाँ ये लिखियो ना, we should feel delight to see the birds flying freely, तो यहाँ आप कर दो poet है, poet feels delight to see the birds flying freely। इसमें पूछा क्या है कि कवि पक्षियों को आकाश में उड़ता हुआ देखना क्यों चाहता है, तो उसे आनंद मिलता है। उसे यानी पहली बात तो वो क्या है, प्रकृति प्रेमी है, वो नेचर लवर है, प्रकृति प्रेमी है, और वो चाहता है कि मैं, यानी वो खुद तो जाल नहीं बिछाता, और वो ये चाहता है कि अन्य लोग भी जाल नहीं बिछाए और आकाश में पक्षी उड़े और उसे आनंद मिलता है। इतनी सी बात है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आपका ये वाला प्रश्न हुआ।
अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया कि ये सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2019 में, यानी जब आप 10वीं क्लास में थे तब ये 12वीं क्लास में आया था, 12वीं क्लास का, कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ए बॉयज सॉन्ग। बॉयज सॉन्ग की थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, तो ये आरंभिक 4 लाइनें लिख दो, यही आपकी क्या है, विषय वस्तु है। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 की व्हाट लेसन। लेसन माने होता है शिक्षा देना, लेसन माने अध्याय पाठ होता, तो यहाँ हमें क्या अध्याय मिलो, यानी क्या शिक्षा। व्हाट लेसन हमें क्या शिक्षा मिलती है, डू यू ड्रा फ्रॉम द पोएम ए सॉन्ग, या कह सकते हैं कि व्हाट लेसन डू यू, आपको क्या शिक्षा मिलती है फ्रॉम द पोएम ए बॉयज सॉन्ग, यानी आपको ए बॉयज सॉन्ग नामक कविता से क्या शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है स्टूडेंट्स, आपको क्या मिलती है, ये आपको अपने विचारों में लिखना है। तो सीधी सी बात है, हमें तो यही शिक्षा मिलती है, यानी ये कह सकते हैं कि अपने इस युग को आप पढ़ाते हैं वी ना, कि वी गेट लेसन्स, यानी हमें लेसन, हमें शिक्षा मिलती है अबाउट द नेचर लव, या अपने कह सकते हैं प्रकृति के प्रेम के प्रति। अब ये बात आप नहीं लिखते तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, भी हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाने चाहिए, यानी वी शुड नॉट सेट स्नेयर फॉर बर्ड्स, या टू कैच बर्ड्स, उन्हें स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने देना चाहिए, कि वी शुड लीव बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली इन द स्काई, है ना। तो ये चीजें आपको 2-3 लाइनें लिखो और आपका उत्तर तैयार हो गया। तो ये हो गया शिक्षा वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपने देखो, इसके अलावा भी कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक समरी आ जाए, है ना, कि राइट द समरी ऑफ द पोएम, समरी मतलब सारांश, आपको कविता का सारांश लिखना है, तो आप ये लाइनें तैयार कर लो और इन्हीं में से यही सारांश हो जाएगा ना। 1-2 लाइन छोड़ दो, बीच वाली जो भी आपको लगती है वो छोड़ दो, डबल लगती है, जैसे एक ये लाइन है इन लाइनों से मिल रही है, तो या तो ये 2 लाइन लिख दो या ये 2 लाइन लिख दो, तो 2 लाइन आपको छोड़नी है, तो 7 में से 2 गई 5, या 4 लाइन लिख दो, 5 तो लिखनी नहीं, 4 लाइन लिख दोगे तो आपकी समरी, समरी मतलब सारांश होता है। और इसके अलावा एब्रीविएशन, संक्षिप्तीकरण, तो आप ये लिख सकते हैं। हाँ, एक और कई बार ये क्वेश्चन आता है सेंट्रल आइडिया, यानी व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी ये मान के चलो आप क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अपने। What is the central idea of the poem? What is the central idea? Central idea तो केंद्रीय विचार, यानी मुख्य बात, कि इस कविता की मुख्य बात क्या है। तो मुख्य बात वही बात है कि पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाना चाहिए, उनको खुले यानी खुले आसमान के अंदर उड़ने देना चाहिए, है ना, वो सारे हमारे हैं, हमें पक्षियों के प्रति प्रेम दिखाना चाहिए। इस प्रकार की बातें लिखोगे तो ये सेंट्रल आइडिया हो जाएगा, है ना। और या सुटेबल टाइटल के बारे में आ जाए, या एप्ट टाइटल के बारे में, कि पोएम का टाइटल कैसा है। तो पोएम का टाइटल तो अलग बात है, एक बॉयज सॉन्ग, एक लड़के का गीत है, और ये लड़के का जो गीत है उसी के लड़का क्या कह रहा है, लड़का यही कह रहा है कि मैं पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाता, मैं उनको पकड़ना नहीं चाहता, मैं उन्हें खुले आसमान में उड़ने देता हूं, क्योंकि वो पक्षी मेरे हैं सारे। और 2 पक्षियों की चर्चा करता है, बलूटिट और ईगल। तो इस प्रकार से ये आपकी पोएम है। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो ये मान के चलो आप किसी भी क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं इस पोएम से। तो ये आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। जो चीज समझ में नहीं आई वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, और हो सकता है मैं इसको, या ये जो आपकी पोएम है, पोएम का ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ठीक है, तो ये आपको अगर यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, कोई भी दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से लिख सकते हैं। अगर ऐसे याद हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर याद हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। और दूसरा, नीचे डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिखी हुई आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास स्टूडेंट्स आपने बड़े अच्छे तरीके से ली है, और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली क्लास में अगली पोएम के साथ आएंगे।